जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि पुष्कर ने मेहता गुरु का अंत कर दिया था, पर बाद में उनको जर्नल स्वरूप से पता लगा कि इन सब का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। पुष्कर अब रात के समय अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अवनी ने पुष्कर को एक यंत्र दिया था जिससे कि वो जिसे चाहे कॉल कर बात कर सके, क्योंकि साधारण फोन घाटी में किसी काम के नहीं थे। जैसे ही पुष्कर ने अपने मोबाइल का सिम उस यंत्र में डाला तो पुष्कर को बहुत से मैसेज और मिस कॉल दिखाई दिए, जिसमें से कुछ कॉल और मैसेज उसकी छोटी बहन के थे। जैसे ही पुष्कर ने मैसेज को पढ़ने के लिए उसे खोला, तभी पुष्कर के यंत्र पर एक कॉल आने लगा। कॉल पुष्कर की छोटी बहन का था। पुष्कर ने कॉल उठाया। सामने से एक प्यारी सी आवाज आई, भैया आप कैसे हो और आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा था इतने दिनों तक? माँ, और मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पुष्कर ने प्यार से कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माँ भी बिल्कुल ठीक है। आप कब घर आओगे? माँ पूछ रही थी। कितने दिन हो गए आपको? आपको हमारी याद नहीं आती क्या? पुष्कर अपनी बहन की आवाज सुनकर एक पल के लिए भावुक हो गया। उसकी बहन की मासूमियत उसे अपने परिवार की याद दिला रही थी। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूं, पुष्कर ने धीमे स्वर में कहा। बहुत जल्दी घर आऊंगा, बस थोड़ा सा काम बाकी है। उसकी बहन ने उत्साह से पूछा, आप क्या कर रहे हो भैया? कोई खास काम है क्या? पुष्कर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसे यह एहसास था कि उसे अपनी बहन को सच्चाई नहीं बता सकता। उसने बात को टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस कुछ काम है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और माँ का ख्याल रखना। ठीक है भैया, उसकी बहन ने कहा, पर आप जल्दी आना, माँ रोज आपकी बात करती रहती हैं। जरूर, पुष्कर ने जवाब दिया। तुम लोग चिंता मत करो। कॉल पर थोड़ी देर खामोशी के बाद पुष्कर की बहन ने धीरे से पूछा, भैया पापा के बारे में कुछ पता चला? माँ भी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जानती हूं कि वो रोज उनके बारे में सोचती हैं। आपको तो कुछ जानकारी मिली होगी ना? पुष्कर ने उसकी आवाज में छिपी चिंता को महसूस किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में विश्वास और एक नई उम्मीद की चमक थी। हाँ, अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पुष्कर ने थोड़ी खुशी से कहा। मैं बहुत जल्द पापा को लेकर घर आऊंगा। ये सुनकर उसकी बहन की आवाज में उत्साह लौट आया। सच में भैया, आप पापा को ढूंढ पाए? माँ कितनी खुश होंगी ये सुनकर। हाँ, पुष्कर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। तुम बस माँ का ख्याल रखना और जब मैं आऊं तो पापा भी मेरे साथ होंगे। बहन ने भावुक होकर कहा, हम सब आपका इंतजार करेंगे भैया, बस आप जल्द ही वापस आओ। पुष्कर ने अपनी बहन को विश्वास दिलाया और कॉल खत्म कर दी। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वह जो कह रहा है उसे हर हाल में पूरा करेगा। पुष्कर अब बिस्तर पर लेट गया था। पुष्कर कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते पता नहीं कब पुष्कर की आंख लग गई। पुष्कर गहरी नींद में सोया हुआ था। इतने लंबे समय से उसे सोने का सही से टाइम ही नहीं मिल पाया था। इन सब से दूर प्रियंका एक खुले मैदान में एक जगह यह वहां घूम रही थी। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं पुष्कर के लिए हमेशा मुश्किलें बढ़ा देती हूँ। प्रियंका अपने विचारों में डूबी हुई थी। वह खुद को पुष्कर के लिए एक बोझ मान रही थी। उसे लगता था कि उसकी वजह से पुष्कर की जिंदगी में हमेशा परेशानियां बढ़ती हैं। वह खुले मैदान में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद से बातें करने लगी, अगर मैं पुष्कर के साथ रही तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं उसे कमजोर कर दूंगी। उसके दुश्मन मुझे उसका सबसे बड़ा कमजोर मोहरा बना सकते हैं। प्रियंका के मन में यह द्वंद्व चल रहा था। प्रियंका के कदम धीरे धीरे रुकने लगे। वह अब एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। आसमान की तरफ देखती रही। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर चल रही उथल पुथल शांत नहीं हो रही थी। वह सोच रही थी कि शायद दूर जाने में ही भलाई है, ताकि पुष्कर को उसके बिना एक स्थिर और सुरक्षित जीवन मिल सके। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। पुष्कर से दूर जाने की कल्पना ही उसे तोड़ने लगी। वह जानती थी कि पुष्कर उसे कितना प्यार करता है और वह खुद भी उसके बिना नहीं रह सकती थी, पर फिर भी अपने डर और चिंताओं ने उसके दिल में गहरे सवाल छोड़ दिए थे। उधर
पुष्कर नींद में होते हुए भी एक बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने करवट बदली और अचानक किसी भारीपन का एहसास हुआ, जैसे प्रियंका से जुड़ी कोई चिंता उसके अवचेतन में घर कर गई हो। उसकी आंखें हल्के से खुली, लेकिन वह अब भी नींद में आधा डूबा हुआ था। वह प्रियंका का नाम बुदबुदाते हुए फिर से सो गया। प्रियंका अब कुछ दूर चली गई थी, लेकिन हर कदम उसे और कमजोर महसूस करवा रहा था। उसने अचानक रुककर खुद से कहा, क्या सही में मेरे दूर जाने से पुष्कर की जिंदगी बेहतर होगी, या मैं उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हूं? ये सोचते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई और वह एक गहरी सांस लेकर वापस उस दिशा की ओर चल पड़ी जहां वो रह रही थी। अगली सुबह मिहिका खुले मैदान में घूम रही थी। तभी उसे सामने से पुष्कर आता दिखाई दिया। पुष्कर के प्यारे से चेहरे को देख मिहिका अंदर से खिलखिला उठी। उसको उसकी तरफ आता देख मिहिका के दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। पुष्कर जैसे ही पास आया, उसने मुस्कुराते हुए मिहिका को हल्का सा इशारा किया। मिहिका ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसकी नजरें पुष्कर के चेहरे पर ही टिकी रहीं, मानो उसके हर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही हों। पुष्कर ने नजदीक आकर कहा, अरे मिहिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह? मिहिका ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बस यूं ही ताजी हवा लेने आई थी। और तुम? पुष्कर ने अपने बालों को पीछे की ओर करते हुए कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचकर निकला था। अच्छा हुआ तुम मिल गईं। उन दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। मिहिका अब तक अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुष्कर की मौजूदगी से उसकी भावनाएं बेकाबू हो रही थीं। थोड़ी देर बाद पुष्कर ने अचानक कहा, मिहिका, तुमसे कुछ कहना था। ये सुनते ही मिहिका का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसने उत्सुकता और थोड़ी घबराहट से पूछा, क्या कहना है? पुष्कर ने एक पल रुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए इस रेगिस्तान में आई, इतनी मुसीबतों का सामना किया। एक अच्छा दोस्त होने के नाते में तुमसे इस सब लिए दिल से थैंक यू बोलता हूं। मिहिका का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने कुछ जवाब देने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। मिहिका ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी काफी मदद की है। तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी स्टार बन पाई। थैंक यू टू मुझे बोलना चाहिए तुमको। तुमने जो कुछ भी पाया है अपनी मेहनत और लगन से पाया है। मैंने तो बस थोड़ा सा रास्ता दिखाया है। सारी मेहनत तुम्हारी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। दोनों के बीच बातें चल ही रही थीं, तभी जनरल स्वरूप वहां आ गए। जनरल स्वरूप के वहां आने से माहौल अचानक गंभीर हो गया। पुष्कर और मिहिका एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो गए। स्वरूप ने पुष्कर को देखा और गंभीर आवाज में कहा, पुष्कर, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्कर ने मिहिका की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन थी, लेकिन फिर वह जनरल स्वरूप के साथ चल पड़ा। दोनों थोड़ी दूरी पर एक मैदान की ओर बढ़े। जनरल स्वरूप ने बिना किसी भाव के सीधे कहा, पुष्कर, जिस लड़की को तुम खोज रहे थे वो लड़की मेरे पास ही है। मैंने तुम्हें पहले यह बात नहीं बताई थी क्योंकि मुझे कुछ संदेह था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे हो। पुष्कर ने चौंकते हुए जनरल स्वरूप की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी। आपने उसे अपने पास क्यों रखा है? उसने अचंभित होकर पूछा। स्वरूप ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पहले मुझे भी शक था, लेकिन अब सच्चाई सामने है। मैं तुम्हारे साथ उस लड़की की शादी करवाना चाहता था। इसी वजह से मैंने उस दिव्य पौधे के बदले शर्त रखी थी कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ होगी। पुष्कर स्तब्ध था। वह यह सारी बातें सुनकर हिल गया। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। जनरल स्वरूप की इस सच्चाई ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, क्या मेरे पिता ने प्रियंका के साथ सौदा किया था? जनरल स्वरूप ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अब सच्चाई पता चल गई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं नहीं चाहता था कि तुमको ये बात पता चले, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ धोखा नहीं कर सकता था। धोखा? पुष्कर ने चलाते हुए कहा, धोखा तो आप बहुत पहले ही दे चुके हैं, मुझे भी और अपनी पत्नी और बेटी को भी। आपने हमें अकेला छोड़ दिया।
पिता के होते हुए भी हमें बिना पिता की छाया के रहना पड़ा। कितनी मुसीबतों का सामना हमने किया, और आप बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे को धोखे में नहीं रखना चाहता। पुष्कर के शब्दों ने जनरल स्वरूप को गहरे तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और पछतावा था। वह पुष्कर के सामने खड़े रहे, मानो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हों। पुष्कर का चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसके दिल में इतने सालों का गुबार था जो अब फूट पड़ा था। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर पुष्कर ने धीमी पर कड़क आवाज में कहा, आपने जो किया वह माफ करने लायक नहीं है। आपने हमें तब छोड़ा जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अब इतने सालों बाद आप वापस आकर ये सब सच्चाई बता रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसे स्वीकार कर लूं? जनरल स्वरूप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं और शायद मैं माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम मुझे पूरी तरह से ठुकरा दो, या फिर हम एक नई शुरुआत करें। पुष्कर कुछ देर तक बिना कुछ बोले जनरल स्वरूप को देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन, गुस्सा और दर्द का मिला-जुला भाव था। आखिरकार उसने कहा, नई शुरुआत? आप सोचते हैं कि इतने सालों के बाद मैं आपको फिर से अपने जीवन में आने दूंगा? यह इतना आसान नहीं है। जनरल स्वरूप ने शांतिपूर्ण लहजे में कहा, मैं तुम्हें समझ सकता हूं पुष्कर। तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा। यह कहकर जनरल स्वरूप धीरे धीरे वहां से चले गए। पुष्कर वहीं खड़ा रहा, मन में उलझन और सवालों का बवंडर लिए। मिहिका दूर से यह सब देख रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसके दिल में पुष्कर के लिए सहानुभूति थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह उसकी व्यक्तिगत लड़ाई थी। पुष्कर वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जनरल स्वरूप के जाते ही मिहिका धीरे धीरे उसके पास आई। उसने पुष्कर के चेहरे पर उस गहरी बेचैनी और दर्द को साफ महसूस किया। मिहिका ने धीरे से कहा, पुष्कर, क्या तुम ठीक हो? पुष्कर ने बिना उसकी ओर देखे गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे कहा, ठीक? मुझे नहीं पता मिहिका, अब ठीक होना क्या है। मैं जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था वो जवाब मिल गए हैं, लेकिन अब और सवाल उठ खड़े हुए हैं। मिहिका उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने सहानुभूति भरी नजरों से उसे देखा और कहा, कभी कभी सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता, खासकर जब वह हमें भीतर तक तोड़ देती है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। पुष्कर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर आने नहीं दिया। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया, कि उन्हें मेरी और मेरे परिवार की परवाह नहीं थी, और अब इतने सालों बाद वह अचानक से आकर सच बता रहे हैं। ये सब संभालना मुश्किल है। मिहिका ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, तुम्हारे दिल में जो गुस्सा और दर्द है उसे निकालने का एक ही तरीका है, खुद को माफ करना। तुम्हें अपने पिता के निर्णय पर फैसला करने का पूरा हक है, लेकिन खुद को उस दर्द में मत उलझाओ जिसे उन्होंने दिया है। पुष्कर ने उसकी बातों को गहराई से सुना और धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उसने मिहिका की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी बातों से हमेशा सुकून मिलता है मिहिका। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी तुम यहीं हो मेरे पास। मिहिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम में वह हिम्मत है जो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती है। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, लेकिन यह भी याद रखना कि कुछ जख्म वक्त के साथ भर सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए। पुष्कर ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही हो। मुझे वक्त चाहिए, खुद को समझने के लिए और यह तय करने के लिए कि मैं क्या करना चाहता हूं। मिहिका ने पुष्कर का हाथ थाम कर उसे दिलासा दिया। उन दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सा विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ रहा था, जैसे उनके जीवन में भी एक नया सवेरा हो रहा हो। पुष्कर कुछ समय बाद फिर से अपने पिता के पास गया। उसने उनसे धीमे स्वर में पूछा, आप हमसे दूर क्यों गए? जनरल स्वरूप अपनी कुश्ती पर बैठे हुए थे। अनेकों निराशाओं ने उनको घेरा हुआ था। पुष्कर, जनरल स्वरूप ने कहा,
हमारा परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। हमें एक जिम्मेवारी हमारे पूर्वजों ने सौंपी हुई है और हमारे परिवार में हर पीढ़ी को ये जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। इस बार भी वही हुआ। हमारी पीढ़ी में इस बार इस जिम्मेवारी को निभाने के चयन में तुम्हारी माँ को चुना गया था, पर उस टाइम तुम उसके पेट में थे और इल्यूजन गेट की सुरक्षा करना बहुत ही बड़ा और खतरनाक काम था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ इस हालत में किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए उसकी जगह मैंने इल्यूजन गेट की सुरक्षा करने का निर्णय लिया। पर तुम्हारी माँ इसके लिए सहमत नहीं थी, पर मन किसी ने किसी तरह से उसे मना लिया। इल्यूजन गेट के अंदर तुम जा चुके हो। जितना तुमने वहां देखा और जाना है वो उसका पूरा सच नहीं है। सच बताऊं तो इल्यूजन गेट दूसरी दुनियाओं, वो रहस्यमय दुनिया के बीच आने जाने का एक दरवाजा है जो हमारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आखिर और कौन कौन से रहस्य है इल्यूजन दरवाजे के, और जर्नल स्वरूप किन खतरों की बात कर रहा है? जाने के लिए बने रही हमारे YouTube चैनल VP70 पर और जाने आगे की स्टोरी।